हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कहानी हरिद्वार से। आज मैं आपको एक यूके का केस सुनाने जा रही हूँ, जो है कैरन मैथ्यूज़ का केस। इस कैरन मैथ्यू को यूके की यानी कि ब्रिटेन की सबसे बुरी माँ या वर्स्ट मदर भी कहा जाता है। उसका उसे टाइटल मिला हुआ है अनऑफिशियली। उसकी बेटी शैनन मैथ्यूज़ खोई थी, उसका एब्डक्शन हुआ था यानी कि किडनैपिंग हुई थी। उसके बारे में ये केस है। आप लोग इस केस को लास्ट तक देखेगा, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी कि इस समय ये जो कैरन मैथ्यूज़ है क्या कर रही है, ये कहाँ पर है और अब इसकी लाइफ कैसी है। तो आप लोग प्लीज़ इस केस को पूरा देखिए, क्योंकि ये एंड तक आपको इंटरेस्टिंग ही लगने वाला है। मैडलिन मकेन के केस के कुछ दिनों बाद ही ये केस लाइमलाइट में आया था। ये केस उसके कुछ दिनों बाद ही हुआ था। मैडलिन मकेन का केस मैंने शुरू में स्टोरीज़ बनाती थी, उस समय मैंने मैडलिन मकेन का केस कवर किया था। उसको आप मेरी ओल्ड स्टोरीज़ में जाकर देख सकते हैं। हो सकता है कि उस समय मेरी स्टोरी टेलिंग उतनी अच्छी ना हो, वो मेरी शुरू की स्टोरीज़ में है, लेकिन कम से कम आपको पता चल जाएगा कि वो केस क्या था। कैरन का जन्म 1975 में ब्रिटेन में हुआ था, और बड़े दुख की बात है कि हमें उससे चाइल्डहुड के बारे में कुछ भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि उसका चाइल्डहुड अच्छा था बुरा था, लेकिन लोगों ने ऐसा बताया है कि उसके जो माँ बाप थे वो बहुत अच्छे लोग थे और उन्होंने उसका लालन पालन अच्छी तरीके से किया था। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि उसकी चाइल्डहुड में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, लेकिन हम श्योर नहीं हैं। इसके अलावा उसके 7 भाई बहन थे। वो 7 भाई बहनों में से एक थी। हमें सिर्फ इतना पता है कि 16 साल की उम्र में उसने अपने घर में लड़ झगड़ कर अपना घर छोड़ दिया था। अब यह लड़ाई झगड़ा किस कारण से हुआ, इसकी भी कोई जानकारी हमको नहीं मिलती। घर छोड़ने के बाद कैरन अपने माँ बाप के ज़्यादा संपर्क में नहीं रही, उनसे दूरी बनाए रखी, और ऐसा लगता है कि अभी तक भी उसने अपने माँ बाप से दूरी ही बनाए रखी है, क्योंकि उनकी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। कुछ समय के बाद कैरन को डायग्नोज किया गया। उसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ थी। लोग ये भी बताते हैं जो उसे जानते हैं कि उसे ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता था, यानी कि वो किसी की भी बातों में आ जाती थी। कैरन ने अपनी ज़िंदगी ज्यूसबरी में बिताई, जो कि वेस्ट यॉर्कशायर में स्थित था। ये इंग्लैंड के नॉर्थ में है, और यहीं पर इस घटना को अंजाम दिया गया जिसकी आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ। कैरन ने 17 साल की उम्र में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। आगे चलकर उसने 7 टोटल बच्चों को जन्म दिया, जिनके टोटल 5 फादर्स थे, यानी कि 5 आदमियों के साथ उसने टोटल 7 बच्चों को जन्म दिया। जब वो करीब 30 साल की थी तब उसने अपने आखिरी बच्चे को जन्म दिया था। इन्हीं बच्चों में एक थी शैनन मैथ्यूज़, जिसके बारे में आज का केस है। शैनन का जन्म 9 सितंबर 1998 को हुआ था। शैनन कैरन की तीसरी बच्ची थी, यानी कि तीसरी औलाद थी। इसके अलावा जो शैनन के फादर थे उनका नाम था लियोन रोज़। लियोन रोज़ से कैरन ने एक और बच्चे को जन्म दिया था, जो कि शैनन का बड़ा भाई था, यानी कि इसका इकलौता सगा भाई। 2001 में इन लोगों का ब्रेकअप हो गया, और शैनन का पिता करीब 10 मील दूर रहने के लिए उनसे अलग होकर चला गया। इसके अलावा कैरन के कुछ और बच्चे भी अपने पिताओं के पास रहने के लिए चले गए, लेकिन पता नहीं क्यों कैरन ने शैनन को अपने पास ही रखा। शैनन का अपने पिता से अलग होने के बाद भी अच्छा संबंध था, वो आपस में बातचीत किया करते थे। इस तरह से समय गुजर रहा था। लेकिन 2003 में कैरन ने डिसाइड किया कि अब वो घर चेंज करेगी, और उसने पूरी अपनी फैमिली के साथ मूर साइड एस्टेट में रहने का फ़ैसला किया। अभी उसके सिर्फ 6 ही बच्चे थे, 7वां बच्चा भी उसका हुआ नहीं था। और ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो कुल अपने टोटल 6 में से 3 बच्चों के साथ ही अभी रहती थी, और 3 बच्चे अलग अलग फैमिलीज़ में रहते थे अपने अपने पिताओं के साथ। तो इस तरह से इनकी ज़िंदगी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से चल रही थी। फिर ये मूर साइड एस्टेट में शिफ्ट हो गई, जो कि एक काउंसिल एस्टेट थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लो इनकम में आती थी। इसकी ज़्यादा इनकम नहीं थी, ये कुछ नौकरी वगैरह तो करती नहीं थी, इसलिए इससे सरकार की तरफ से एक घर रहने के लिए मिला, जैसे कि फॉरेन में मिलता ही है। इसके अलावा ये जो एरिया था मूर साइड, ये ब्रिटेन के सबसे ज़्यादा गरीब इलाकों में से एक था। कैरन का जो घर था उसके दरवाजे हर समय खुले रहते थे, पड़ोसी उसके घर में घुसे रहते थे, उसके घर के अंदर बाहर बच्चे दौड़ लगाते रहते थे। वैसे भी उसका जो घर था उसमें वो अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी, तो फैला हुआ तो रहता ही था, लेकिन इन सब के कारण और भी ज़्यादा जो रहने का एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। इसी दौरान जो कैरन थी वो क्रेग मेहान से मिली। क्रेग मेहान उनके बगल में ही रहता था, पड़ोसी था, और इनके घर में कभी कभी टीवी देखने के लिए आता था। आपको पता ही है कि सारे पड़ोसी इनके घर में आते रहते थे, ऐसे ये भी आता रहता था। यह 18 साल का था, और उस समय कैरन से 10 साल छोटा था। ये एक सुपरमार्केट में जॉब करता था, और जैसे कि आप गेस कर ही चुके होंगे, जल्दी ही इन्होंने डेटिंग करना शुरू कर दिया। और इन लोगों का रिलेशनशिप इतनी जल्दी आगे बढ़ा कि 3 हफ्ते के अंदर ही क्रेग ने इनके हाउस में मूव इन कर लिया, यानी कि इनके साथ ही आकर रहने लगा। कैरन जल्दी ही प्रेग्नेंट हो गई, और उसने उसके बाद अपने 7वें बच्चे को जन्म दिया, और क्रेग उसका फादर था।
लेकिन ये तो बाद में पता चला कि क्रेग एक्चुअली उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर नहीं था, और उस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर कौन था ये आज तक हमें पता नहीं चल पाया है। कैरन का इतने ज़्यादा बच्चे करने का मोटिव ये नहीं था कि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बल्कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ही ज़्यादा उसे चाइल्ड बेनिफिट का पैसा मिलेगा। एक्चुअली ये जो पैसा था ये वहाँ की सरकार बच्चों के पालन पोषण के लिए दिया करती है, माँ बाप के लिए नहीं देती है कि वो कुछ ना करें और बच्चों का पैसा खर्च करें। लेकिन कैरन यही कर रही थी, वो कोई जॉब नहीं कर रही थी और केवल एक ही सोर्स ऑफ इनकम था उसके पास, वो था ये पैसा। आराम से उसका हर हफ्ते 300 पाउंड आया करता था, यानी कि करीब करीब हमारी इंडिया में अगर हम आज की डेट में देखें तो 91 रुपीज़ से भी ऊपर है पाउंड की वैल्यू। तो यानी कि करीब 27,000 रुपये हर हफ्ते उसके घर में चाइल्ड के नाम पर आया करता था, और मतलब जितने भी उसके बच्चे थे उनके नाम पर आया करता था। उनसे वो ऐश करती थी, आराम से टीवी देखती थी, गेम्स खेलती थी टीवी पर, उसको और कोई काम नहीं था। जितने ज़्यादा उसके बच्चे बढ़ते जाते उतना ज़्यादा ही पैसा बढ़ता जाता, इसलिए वो एक के बाद एक बच्चे पैदा करती चली जा रही थी। उन बच्चों की और कैरन की लिविंग कंडीशंस इतनी ज़्यादा बुरी थी कि उनको एट रिस्क रजिस्टर पर काउंसिल ने रखा हुआ था, यानी कि उसके जो बच्चे थे वो रिस्क पे थे, ये काउंसिल को पता था और वो लगातार इन बच्चों को मॉनिटर कर रही थी। हालांकि अगर वो सीरियसली मॉनिटर करती इन बच्चों को तो शायद ये केस पर आज मैं स्टोरी नहीं बना रही होती। इतना ज़्यादा उन्होंने भी शायद इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया था। बच्चों की बिल्कुल भी देखभाल ये नहीं कर रही थी, जो पैसा आ रहा था उसको अपनी अय्याशी पर खर्च कर रही थी, अपने आप वो शॉपिंग करती थी और बच्चे ऐसे ही घर में पड़े रहते थे। लेकिन रेड फ्लैग्स और ज़्यादा तब उठने शुरू हुए जब ये बच्चों को मेडिकल अपॉइंटमेंट्स में भी नहीं ले जा पा रही थी, ना ही ये स्कूल ले जा रही थी उनको। यानी कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों पर भी उसने बच्चों को ले जाना बंद कर दिया, तब रेड फ्लैग्स उठने अब शुरू हो चुके थे और थोड़ा सा काउंसिल अब सीरियस होने लगी थी। फिर काउंसिल मेंबर्स इनके घर पे गए देखने के लिए कि इनकी लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, और वो देखकर हैरान हो गए कि ये बच्चों को ठीक से खाना तक नहीं देती थी। जो ये डाइट बच्चों को दे रही थी उसमें मेनली चॉकलेट्स थी, स्वीट्स थी, यानी टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह खिलाती थी। इसके अलावा वो चिप्स वगैरह बच्चों को पकड़ा देती थी और उनको बिल्कुल भी न्यूट्रिशियस खाना अपने घर पर नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि उसने कभी भी अपने बच्चों के लिए डाइपर्स तक नहीं खरीदे, जबकि उसके 7 बच्चे थे। जब भी उसे डाइपर्स की ज़रूरत पड़ती थी वो प्लास्टिक बैग्स और टेप का यूज़ करती थी। वो बच्चों के ऊपर प्लास्टिक बैग्स चिपका दिया करती थी टेप्स की सहायता से, और इस तरह से वो डाइपर का काम पता नहीं कैसे करते थे, भगवान जाने वो कैसे इन सब चीज़ों को चला रही थी। और इस तरह से उसकी ज़िंदगी आराम से चल रही थी। वो सारा पैसा अपने ऊपर खर्च करती थी, जैसा मैंने आपको बताया, सिगरेट्स खरीदती थी, अल्कोहल खरीदती थी, इसके अलावा वो पिज़्ज़ा खरीदती थी और अपने आप अकेले अकेले खाती थी, बच्चों के साथ शेयर तक नहीं करती थी। कैरन की जो बेटी थी शैनन, जिसके बारे में आज ये केस है, वो उसकी हमेशा अपनी माँ से बहस होती थी कि मैं अपने फादर के साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंडीशंस वहाँ पर ख़राब थी कि अब वो यहाँ से जाना चाह रही थी। यहाँ तक कि उसने अपने कमरे में वॉलपेपर के पीछे लिखा था कि आई वॉन्ट टू लिव विद माई डैड। और ये देखकर कैरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। वो नहीं चाहती थी कोई भी बच्चा यहाँ से जाए, शायद इसलिए क्योंकि उसका आने वाला जो हफ्ते हफ्ते का पैसा था वो कम हो जाता। धीरे धीरे शैनन का अपने पिता लियोन के साथ संबंध भी कम होता चला गया, बातचीत भी कम होती चली गई। लियोन ने भी अब शैनन के लिए, और इसके अलावा मैंने बताया था कि उसका एक बच्चा और था जो कैरन के साथ ही रहता था, उसके लिए भी अब पैसा भेजना बंद कर दिया था। और अब जो ये शैनन थी वो अकेली रह गई थी एक तरह से। ये स्कूल जाया करती थी लेकिन पढ़ाई में भी बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। इसकी माँ ना तो इनके कभी कपड़े धोती थी, ना इन्हें कभी नहलाती थी, ना नहाने के लिए कहती थी, यानी कि ध्यान ही नहीं रखती थी। जब ये स्कूल जाते थे तो बहुत गंदे होते थे, इनके पास से बदबू आती थी। और जैसा आपको पता ही है कि किड्स ज़्यादातर बहुत मीन होते हैं इस तरह के बच्चों के प्रति, तो वो इनको बहुत ज़्यादा हेट करते थे, इनके पास आते नहीं थे, इनके साथ दोस्ती नहीं करते थे। तो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी स्कूल में भी दोस्ती करने में या रहने में, वहाँ पर टाइम स्पेंड करने में। अब 19 फरवरी 2008 की तारीख आई। शैनन उस समय सिर्फ 9 साल की थी और ये उस दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने स्कूल जाने के लिए, क्योंकि इसके कुछ स्विमिंग लेसन्स थे और ये सीखना चाहती थी। ये अपने स्विमिंग लेसन्स में पहुंची भी और 3:10 पर ये स्कूल की बस में बैठती हुई देखी गई। उसके बाद ये अपने घर के सामने बस से उतरती थी और वॉक करते हुए वहाँ से अपने घर की तरफ जाती थी और करीब 3:30 बजे अपने घर पहुँच जाया करती थी। लेकिन उस दिन शैनन अपने घर नहीं पहुँची। 3:30 बजे जबकि ये अपने घर पहुँच जाया करती थी, उस समय कैरन और क्रेग दोनों ही घर पर मौजूद थे। क्रेग जॉब किया करता था लेकिन उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने छुट्टी ली हुई थी। और जब 4 बज गए तब कैरन ने नोटिस नहीं किया, लेकिन क्रेग ने नोटिस किया कि आज शैनन स्कूल से वापस नहीं आई है। तब थोड़ी सी कैरन को चिंता हुई। वो पड़ोसियों के पास गई, उनसे पूछने लगी कि कहीं यहाँ तो नहीं है, बाहर तो नहीं खेल रही है। जब उसने बहुत सारे फ़ोन कॉल्स कर लिए, उसे कुछ भी पता नहीं चला, तब उसने स्कूल में कॉल किया।
स्कूल वालों ने कहा कि वो स्कूल बस से अपने घर के सामने उतर गई थी और वॉक करके अपने घर वो जैसे जाती है वैसे जाने लगी थी। इसके बाद हमें कोई भी जानकारी नहीं है। जब कैरन ने हर जगह फ़ोन कर लिया और उसे नेगेटिव ही उत्तर मिला, तब फाइनली 6:48 PM पर यानी कि शाम को उसने पुलिस को फ़ोन किया और कंप्लेंट दर्ज कराई कि शैनन मिसिंग है। पुलिस इनके घर पहुंची क्योंकि उन्हें भी पता था कि फ़र्स्ट 24 आवर्स किसी भी मिसिंग बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। जब पुलिस आई तो वो यूजुअल सवाल पूछने लगी कि आपने लास्ट शैनन को कब देखा था, जब वो घर से निकली तो उसका मूड कैसा था, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन सब पुलिस पूछने लगी। कैरन ने पुलिस को जवाब दिया कि लास्ट टाइम मैंने उसे तब देखा था जब हम डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, सब लोग एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे हैप्पीली, और लास्ट वर्ड जो मैंने शैनन को बोले थे वो थे आई लव यू, जो कि बहुत ही ड्रामेटिक लग रहा होगा आपको भी, क्योंकि जिस तरह की वो माँ थी इस तरह की बातें करना बहुत ही ज़्यादा मुझे तो फिल्मी और ड्रामेटिक लगा। कैरन के ऐसा कहने पर पुलिस ने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी गंदी वो डाइनिंग टेबल थी। आप सभी के घर में डाइनिंग टेबल्स होंगी या ब्रेकफास्ट आप जहाँ पर भी करते होंगे, नेचुरली जब पूरा दिन बीतता है तो कुछ कुछ चीज़ें उसमें इकट्ठी हो जाया करती हैं, फिर हम उसे हटा दिया करते हैं। लेकिन ये ऐसा रोज़ का रोज़ वाला क्लटर वहाँ पर नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से, जिसे कहते हैं धूल मिट्टी जम जाती है, इस तरह के वहाँ पे पॉट्स एंड पैन्स पड़े हुए थे। इतनी ज़्यादा वहाँ पर गंदगी थी, इतनी ज़्यादा वहाँ पर कूड़ा करकट था कि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसी मॉर्निंग उस टेबल पर बैठकर इन सब लोगों ने ब्रेकफास्ट किया हो। वहाँ तो किसी एक व्यक्ति के बैठने की भी गुंजाइश नज़र नहीं आ रही थी। तो ये बहुत सारी वार्निंग्स पुलिस को आगे चलकर मिली, उनमें से ये फर्स्ट वार्निंग थी जो कि पुलिस के दिमाग में थोड़ी खटकी। फिर अगली सुबह आई लेकिन अभी भी शैनन वापस नहीं लौटी, वो अभी भी मिसिंग थी। अब ये सारी बातें जो थी कम्युनिटी में फैल गईं। कैरन की एक फ्रेंड थी जूली बुशबी, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड महिला थी, अच्छी काइंड महिला थी। उसने एक बहुत बड़ी बिग कैंपेन लॉन्च किया इसको ढूंढने के लिए, शैनन को ढूंढने के लिए, और उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की अपनी तरफ से कि हम किसी तरह से शैनन को ढूंढें। जो जूली थी वो इस टेनेंट एसोसिएशन की चेयरपर्सन थी, यानी कि ये जो सारी कम्युनिटी चलती थी, इन गरीबों को जो घर दिए जाते थे, इन सब की वो चेयरपर्सन थी। तो उसके काफ़ी अच्छे कनेक्शन थे और जहाँ पर जूली रहती थी उसका घर कैरन के घर के पास था, इसलिए इनमें दोस्ती भी हो गई थी। इसलिए दिल से चाहती थी कि शैनन वापस मिले, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती रही। जूली ने कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा सर्च करने की कोशिश की। Right, can you just come in so they can tell you where to search? Family, friends and neighbours trawling the streets for any sign of the 9-year-old. उसने पोस्टर छपवाए, लीफलेट्स बांटे, जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए शैनन के। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी सर्च में। पुलिस ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसकी तलाश के दौरान इन्होंने करीब 3000 घरों को सर्च किया, उनकी तलाशी ली। 1500 मोटरिस्ट को इन्होंने रोका, यानी कि जो कार चला के लोग जा रहे थे 1500 लोगों को रोका गया, उनकी कार की तलाशी भी ली गई। शैनन के घर के 20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी बच्चों का यौन शोषण में लिप्त अपराधी थे उन सबसे पूछताछ की गई। ऐसे टोटल ऑफेंडर्स थे 1387 लोग। इन सबसे पुलिस ने इंटरव्यू किया, बातचीत की और इन सब पर ही संदेह जताया गया, लेकिन कोई भी इसमें लिप्त नहीं पाया गया। पुलिस को ऐसा नहीं लगा कि इनमें से कोई भी इस अपराध में शामिल है। इन सारे ऑफेंडर्स के घरों की भी तलाशी ली गई। इसके अलावा ये जो केस था शैनन के मिसिंग होने का, इसको बहुत ज़्यादा मीडिया अटेंशन मिला, यहाँ तक कि ये न्यूज़ में भी आया। न्यूज़पेपर्स में तो ये लगातार छप ही रहा था। बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स जैसे कि द सन ने रिवॉर्ड भी घोषित किए कि जो भी इसकी खबर देगा उसे हम रिवॉर्ड देंगे, इनाम देंगे। और ये जो इसकी डिसअपीयरेंस थी शैनन की, ये करीब करीब 1 साल बाद हुई थी मैडली मकेन की। मैंने आपको बताया था मैडली मकेन का केस जो मेरे चैनल पे अवेलेबल भी है, ये एक बहुत बड़ा केस था ब्रिटेन का और आज भी एक बहुत बड़ा केस माना जाता है क्योंकि वो लड़की आज तक नहीं मिली। तो इसके गायब होने के करीब 1 साल के अंदर ही इस शैनन की मिसिंग का केस भी सामने आ गया था और दोबारा से अब इसको मैडलिन मकेन के केस से जोड़ा जा रहा था और इसको भी इतना ही हाइप मिल रहा था जितना मैडलिन मकेन के केस को मिला था। लोग इन दोनों केसों का कंपैरिजन कर रहे थे और कह रहे थे कि जितना भी मीडिया अटेंशन मैडलिन मकेन को मिला था इतना शैनन को नहीं मिल रहा है, क्योंकि शैनन एक गरीब परिवार से आती है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो गरीब हैं, वो डॉक्टर्स नहीं हैं मैडलिन मकेन के पेरेंट्स की तरह, इसलिए इतना ज़्यादा उसे मीडिया अटेंशन नहीं मिल रहा है, पुलिस इतना ज़्यादा सीरियसली उसको नहीं तलाश रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि मैडलिन मकेन के ब्लॉन्ड हेयर थे, उसकी ब्लू आइज़ थी और जो शैनन है वो सिंपल लुकिंग है, इसलिए भी उसकी तलाश नहीं की जा रही है, जो कि मुझे काफ़ी रिडिकुलस लगी है बातें।
लोगों का ध्यान इस तरफ भी किया कि कैरन कहीं ना कहीं मैडली मकेन की माँ केट मकेन के साथ कंपैरिजन कर रही थी। ऐसा लग रहा था वो उससे कंपटीशन कर रही है। ऐसा लग रहा था कि कैरन को भी उतना ही मीडिया अटेंशन चाहिए था जितना केट मकेन को मैडली मकेन के लॉस्ट होने पर मिला था, और वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था मीडिया में आने की कोशिश अब कर रही थी। Shannon, if you're out there, please, darling, come home. We love you so much. Me and your dad, your brothers, your sisters, everybody loves you. Your dad's missing you so much, Shannon. He's even out looking for you. Please come home, Shannon. If you're out there, come home. If anybody's got my daughter, my beautiful princess daughter, please bring her home safe. पुलिस शैनन की तलाश तो कर ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ फैमिली के साथ भी उनके लगातार इंटरव्यू और इंक्वायरी जारी थी। वो फ्रेंड्स एंड फैमिली से अभी भी पूछताछ कर रहे थे। इसके लिए उन्हें कैरन के साथ बहुत सारा समय बिताना पड़ता था। धीरे धीरे पुलिस ने नोटिस करना शुरू किया कि जो कैरन का बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा ऑड है, बहुत ज़्यादा वियर्ड है। बीबीसी में एक शो आता है जिसका नाम है मोर साइड। अगर आप वो देखेंगे तो उसमें कैरन और शैनन की स्टोरी भी है। इन लोगों ने नोटिस किया कि जो कैरन है उसका जो बिहेवियर है वो बहुत अजीब है। उसकी बेटी अभी अभी खोई है, लेकिन वो हमेशा जोक करती रहती थी टीवी क्रू के साथ, लाफ करती रहती थी। वो उस पर शो बना रहे थे और वो इस तरह का बिज़ार बिहेवियर उनके साथ कर रही थी। लेकिन जैसे ही कैमरे ऑन होते थे वो अचानक से डिस्ट्रेस्ड हो जाती थी, दुखी हो जाती थी, और दुखी होने का एक तरह से लगता था कि जैसे नाटक जैसा कर रही है। जब वो टीवी पर देखती थी कि शैनन की फ़ोटो दिखाई दे रही है तो वो तुरंत टीवी की तरफ इशारा करके कहती थी कि देखो देखो शैनन तो स्टार बन गई, वो तो फेमस हो गई। इस तरह की ऑड बातें वो सभी लोगों के सामने करती रहती थी। जब न्यूज़ में कैरन दिखाई देती थी तब भी वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी और बहुत ध्यान से देखती थी और अजीब अजीब से कमेंट करती थी। जो उसके कम्युनिटी के लोग थे वो उसके लिए परेशान थे। कई बार वहाँ पर लोग उसे फ्री फूड प्रोवाइड कराते थे, तरह तरह की उसको चीज़ें देते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। ऐसी एक लोकल चिप्स मैन था, वो कई बार फ्री फूड देकर जाता था। तो उसने बताया बाद में उस आदमी ने कि एक बार मैं उसको फ्री फूड देने गया तो मजाक करते हुए कह रही थी कि वाह ऐसी फ्री फूड मिलता रहे तो काश मेरा कोई ना कोई बच्चा खोता रहे तो कितना अच्छा हो, मैं इस तरह से फ्री फूड खाती रहूँगी। जो कि एक बहुत ही गंदी, अजीब सी और घटिया बात थी। एक बार कैरन के घर में कुछ पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए थे, तभी एक पुलिस ऑफिसर का फ़ोन बजा और जो उसकी फ़ोन की रिंगटोन थी वो एक फेमस सॉन्ग थी। जैसे ही ये रिंगटोन बजी कैरन कूद कर खड़ी हुई और रिंगटोन पर डांस करने लगी, जो कि बहुत ही ऑड था। सब पुलिस वाले आश्चर्य से इसको देखते रह गए। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर कैरन को कोई भी दुख नहीं था शैनन के खोने का तो कम से कम वो नाटक तो कर सकती थी। इस तरह का बिहेवियर सबके सामने करने की क्या ज़रूरत थी? वो क्या सोच के ये सब ड्रामा कर रही थी और इस तरह का बिहेव सबके सामने खुलेआम कर रही थी। आप बीबीसी के शो द मूर साइड के इस क्लिप में देख सकते हैं रिक्रिएशन में किस तरह का बिहेवियर यहाँ पर कैरन का दिख रहा है। What are you looking at me like that for? अब पुलिस को शैनन की तलाश करते करते करीब 2 हफ्ते हो चुके थे और उन्हें पूरी उम्मीद हो गई थी कि अब वो शैनन को ज़िंदा नहीं ढूंढ पाएंगे। इसके अलावा जो पब्लिक थी अब उसका इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा था। अभी तक वो काफ़ी एंथुसियास्टिक थे इस केस के प्रति, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद शैनन कभी भी नहीं मिलेगी। अब वो अपने अपने कामों में बिजी होने लगे। न्यूज़ और न्यूज़पेपर्स में भी अब शैनन की खबरें कम दिखाई जाने लगी। लेकिन जो जूली थी, शायद आपको जूली याद होगी, कैरन की फ्रेंड, उसका इंटरेस्ट अभी तक इस केस से ख़त्म नहीं हुआ था। वो बिल्कुल डिटर्मिन्ड थी कि मैं शैनन को ढूंढ कर रहूँगी। वो पुलिस को भी एनकरेज करती थी कि आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और आप उसको ढूंढिए। उन पर वो लगातार दबाव बनाए हुए थी। अब तक पुलिस के अलावा कैरन के फ्रेंड्स को, उसके पड़ोसियों को भी उसका व्यवहार वियर्ड लगने लगा था। कैरन की एक फ्रेंड थी नेटली, उसे ऐसा लगता था कि वो जो व्यवहार कर रही है वो बहुत ज़्यादा अजीब है। नेटली ये भी नोटिस कर रही थी कि जो कैरन है, जैसे ही कैमरा ऑन होता था तो वो अपसेट दिखने लगती थी, लेकिन कैमरा बंद होते ही वो दूर दूर तक ऐसा नहीं लगता था उसे देखकर कि उसे अपनी बेटी की कोई भी चिंता है। रिंगटोन पर डांस तो कर ही रही थी, जोक कर रही थी, लाफ कर रही थी, हर समय हंसती रहती थी। इसके अलावा वो इस तरह का व्यवहार कर रही थी जो उसके पहले के व्यवहार से अब मैच नहीं कर रहा था। हालांकि हम उसके इस तरह के व्यवहार को देखकर उसको पूरी तरह से जज नहीं कर सकते। सबका अपना अपना दुख से लड़ने का, अपनी टेंशन से लड़ने का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए किसी ने भी ये सारी चीज़ें बोली नहीं, किसी को भी जाकर उन्होंने ये चीज़ें बताई नहीं। लेकिन जो नेटली थी वो थोड़ी सी वोकल थी, उसने बोलना शुरू कर दिया, उसने एक्यूज़ करना शुरू कर दिया कैरन को कि तुमने कुछ ना कुछ किया है शैनन को और तुम्हें उसकी कोई भी चिंता नहीं है, तो तुम कुछ ना कुछ जानती हो।
अब नेटली के बीच में, कैरन के बीच में और इसके अलावा कम्युनिटी के बीच में भी बहुत सारी बातें उड़ने लगी। इनके बीच में टेंशन हो गई और अब कैरन ने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि जो पूरी मीडिया है उसका अटेंशन इस केस की तरफ दोबारा आ सके। इसके लिए उसने एक पब्लिक अपील करने का फ़ैसला किया। वो कैमरे के सामने आने वाली थी, अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी। अब आप सुनिए कि उसने कैमरे में आके किस तरह से अपील की। Not really, because if there's somebody out there who's actually got Shannon and they've seen this poster, then please contact the police. और मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जब शैनन की मिसिंग की खबर आई थी तो जो शैनन का बायोलॉजिकल फादर था लियोन, उसको बहुत ज़्यादा चिंता हुई थी। वो यहाँ आ गया था और हर समय शैनन को ढूंढने में आगे आगे रहा था। इसके अलावा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें भी वो मौजूद था, यानी कि वो शैनन के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था और उसको बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैरन ने प्रेस से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शैनन का किडनैप किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जो कि फैमिली को नोन था, यानी कि जो हमें जानता था। और ये सुनकर पुलिस को बहुत ज़्यादा झटका लग गया, क्योंकि ये सारी बातें कैरन ने कभी भी पहले पुलिस को नहीं कही थी। अगर वो पहले बोलती कि मुझे किसी जान पहचान वाले पर शक है तो वो पहले इस दिशा में जांच करते। अचानक से वो प्रेस के सामने आकर ये सब बोल रही थी। इसके अलावा एक और बहुत अजीब सी चीज़ थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैरन ने शैनन का एक टेडी बियर हाथ में पकड़ा और ये देखकर लोगों को मैडली मकेन की माँ केट की याद आ गई, जिसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहले अपनी बेटी मैडली मकेन के टेडी बियर को पकड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो अब लोग कमेंट करने लगे कि किस तरह से कैरन केट की कॉपी करने की कोशिश कर रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक बार कैरन डाउनस्टेयर्स आई थी, तैयारी चल रही थी। उस समय नीचे नैटली खड़ी थी। उसने देखा कि कैरन के हाथ में एक टेडी बियर है, तो नैटली ने कैरन से पूछा कि क्या ये शैनन का टेडी बियर है। तो कैरन ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि ये शैनन का टेडी बियर है या नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि शैनन का जो ये टेडी बियर है इसका नाम क्या है। तो आप इस फुटेज में देख सकते हैं आगे कि किस तरह से जो कैरन थी वो बिल्कुल अटपटा गई और सोचने लगी कि मैं क्या जवाब दूँ। वो कहने लगी कि वो तो बस इसे एक फ्लफ टेडी कहकर बुलाती थी और उसके बाद बोली कि इसका नाम है विद लव टेडी। और एक बहुत ही ये अटपटी बात है, ये विद लव टेडी की ड्रेस में ऊपर लिखा हुआ था। इसको पढ़कर इसने जवाब दे दिया था, आप देख सकते हैं इस फुटेज में। I don't know, she just calls it with love Teddy, that's it. इस अजीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद बहुत सारे लोगों ने कैरन पर यकीन किया। उन्हें लगा कि उसकी बात सही है और बहुत सारे लोगों को उस पर विश्वास नहीं हुआ। और जिन लोगों को उस पर विश्वास हुआ उनका कहना ये था कि जिस तरह से कैरन ने कपड़े पहने हैं, जिस तरह से वो लग रही है, वो केट मकेन से ज़्यादा दुखी और परेशान लग रही है। उनका ऐसा कहने की ये वजह थी क्योंकि कैरन जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई तो उसने ढीले ढाले कपड़े पहने थे और उसका जो चेहरा था बिल्कुल उसने मेकअप नहीं किया था। लेकिन जो केट थी उसको आप देख सकते हैं कि उसने टाइटर क्लोथ्स पहने थे। इसके अलावा हल्का फुल्का उसके चेहरे पर मेकअप भी है। तो वो अपीयरेंस देख के कह रहे थे कि जो केट मकेन है उससे ज़्यादा सच्ची है कैरन। और एक बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात है मेरी नज़रों में इस तरह से किसी को जज करना। कैरन को फिर से अटेंशन मिलने लगी थी, इससे वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसको बस यही चिंता थी कि किस तरह से मैं मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आऊँ। उसको अब इस अटेंशन से प्यार होने लगा था। हालांकि पुलिस ने उससे मना किया था बहुत ज़्यादा मीडिया में मत जाओ, क्योंकि वो इस केस की बहुत सारी चीज़ों का खुलासा नहीं करना चाहते थे। शायद वो शैनन के लिए हानिकारक होता, लेकिन कैरन उनकी नहीं सुन रही थी और जब भी मीडिया उनसे बात करने आती थी वो उनसे बात करने को तैयार हो जाती थी। अब जो सन न्यूज़पेपर था उसने अपना रिवॉर्ड बढ़ाकर 50,000 पाउंड्स कर दिया था और अब तक शैनन को गायब हुए 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका था। कैरन ये अवार्ड मनी देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मुझे कितना ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है। वो इसलिए खुश नहीं थी कि इतना ज़्यादा अवार्ड कर दिया है तो अब उसकी बेटी जल्दी से मिल जाएगी, लेकिन वो इसलिए खुश थी कि ये जो उसका रिवॉर्ड मनी है अब ये मकेन्स के रिवॉर्ड मनी के बराबर हो चुका है। अब वो उनसे कंपटीशन में कम से कम बराबरी पे तो आई चुकी है या शायद जीत ही चुकी है। उसको बस इसी चीज़ की चिंता थी कि वो मैडली मकेन के केस के बराबर तवज्जो पा सके। इसके बाद कैरन से चैनल 4 ने संपर्क किया कि हम आपके घर के अंदर शूटिंग करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं आपकी डे टू डे लाइफ कैसी है, इस तरह से हम आपके घर में दिन रात शूटिंग करेंगे और इसकी आप हमें परमिशन दे दीजिए। और हैरानी की बात यह है कि कैरन ने उन्हें परमिशन दे भी दी। वो चाहती थी कि वो टीवी पर आए और वो एक तरह से कह सकते हैं कि सेलिब्रिटी बनना चाहती थी। My father's, she lives in a scruffy council house and a impoverished council estate near Leeds. So, what we could do, Karen, if it's all right with you? Lovely picture of the little girl holding the teddy. Not Shannon's teddy. No,
while Shannon's telly. So we're holding her telly then. Or maybe just cuddling you two. Just cuddling you two, playing with her. And then Shannon's said it's staying where it is, and that's where I want to stay now till she comes home. that's been out enough, has it? Yeah. Do you mind if we take a picture of the dog? Is that alright? अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैरन ने कहा था कि मुझे शक है कि शैनन को किसी ऐसे व्यक्ति ने किडनैप किया है जिसे वो जानती थी। तो अब पुलिस और ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स पर और आसपास के रिश्तेदारों पर ध्यान देने लगी। हालांकि वो पहले भी ध्यान दे रही थी, उसने पूरी लिस्ट बना रखी थी, लेकिन इस लिस्ट में अब उनको एक ब्रेक थ्रू मिला, एक नाम छूट गया था और ये नाम था क्रेग के अंकल का। क्रेग कौन है? कैरन का लेटेस्ट बॉयफ्रेंड, जो उसके 7th बच्चे का सो कॉल्ड पिता भी था। तो इसका एक अंकल था जिसका नाम था माइकल। पुलिस ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि किसी ने भी उसका नाम अभी तक नहीं बताया था, लेकिन अब उसको भी लिस्ट में शामिल किया गया। अब पुलिस ने कैरन से इस अंकल के बारे में पूछा तो कैरन ने साफ साफ झूठ बोल दिया कि मैं इस अंकल को नहीं जानती, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाद में फैमिली मेम्बर्स ने बताया कि ये इसे अच्छी तरीके से जानती है, यहाँ तक कि एक फैमिली फंक्शन में कैरन इस अंकल की गोद में बैठी हुई भी देखी गई थी और फैमिली मेम्बर्स को लगा था कि ये कुछ ज़्यादा ही ओवर फ्रेंडली हो रहे हैं। आप समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। माइकल नॉर्मल नहीं था, उसको कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ थी। इसके अलावा जो उसका आईक्यू था वो बहुत ज़्यादा लो था, जो एवरेज आईक्यू होता है उससे भी उसका आईक्यू आधा था। माइकल का थोड़ा बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था, उस पर शॉप लिफ्टिंग के चार्जेस लगे थे, यानी कि दुकान से सामान चुराने के। इसके अलावा आर्सन के, यानी कि आगजनी वगैरह करने के इल्ज़ाम भी थे। पास्ट में उसे ड्रग प्रॉब्लम भी रही थी। उसकी 2 बेटियां थीं जो कि उसके साथ ही रहा करती थी, लेकिन बाद में उसे उसके पास से हटा दिया गया और केयर में भेज दिया गया, यानी कि दूसरे पेरेंट्स के पास भेज दिया गया। और ऐसा क्यों किया गया इसकी अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। पुलिस को एक बात और पता चली जो काफ़ी सिग्निफिकेंट थी। इस पर बच्चों का किडनैप करने का पहले भी चार्ज लग चुका था। इसने अपनी खुद की बेटी को भी स्कूल से एक बार किडनैप कर लिया था, जबकि इसको साफ साफ कोर्ट का ऑर्डर था कि अपने बच्चों से नहीं मिल सकता। फिर भी अपनी बेटी को उठाकर ले गया एक होटल में और अंत में पुलिस ने 3 दिन बाद उसकी बेटी को वहाँ पर ढूंढ लिया था और वहाँ से छुड़ा लिया था। अब पुलिस को लग रहा था कि ये मैन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें इसको ठीक से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये इसके घर पहुँचे, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। इसके घर जाकर इन्होंने नॉक किया तो किसी ने भी आंसर नहीं दिया, शायद घर में कोई भी नहीं था। अब पुलिस को पता था कि वो वेट नहीं कर सकते उसके लौटने का, उन्हें जल्दी ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब वो फ्लैट का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे और जब वो अंदर घुसे तो उन्होंने पाया कि फ्लैट बहुत ज़्यादा गंदा था, पूरे सामान अंदर फैले हुए थे, कोई सफाई नहीं थी। लेकिन अंदर माइकल भी कहीं भी नहीं दिख रहा था, यानी कि वो घर पर नहीं था। जब वो सारे बेडरूम्स में ढूंढने लगे तो एक बेडरूम में उन्हें बेड के नीचे से थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आती हुई सुनाई दी, जो कि बहुत ही धीमी थी और वो एक बॉक्स बेड के नीचे से आ रही थी। और थोड़ी देर में एक लड़की धीरे धीरे क्रॉल करती हुई पलंग से बाहर निकली और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि शैनन मैथ्यूज़ थी। पुलिस बहुत ज़्यादा खुशी हुई इसको ज़िंदा देखकर कि हमने इसे ज़िंदा आज ढूंढ लिया। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि हम इसे ज़िंदा ढूंढ पाएंगे। अब इन्होंने शैनन से पूछा कि माइकल कहाँ है, तो शैनन ने उसी बेड के नीचे इशारा किया कि माइकल वहीं पर है। अब पुलिस ने झांक कर देखा तो उन्होंने देखा कि माइकल वहीं पर छुपा हुआ था। पुलिस ने कहा कि तुम बाहर आओ, लेकिन माइकल बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं था। जब कई बार कहने पर भी वो बाहर नहीं आया तो पुलिस को उसे घसीटते हुए बाहर वहाँ से निकालना पड़ा। निकालने के बाद भी वो शांत नहीं रहा। वो पुलिस पर चिल्ला रहा था, लात घूंसे चला रहा था, हाथ पैर चला रहा था, लेकिन पुलिस ने किसी तरह से उसे काबू किया और फिर उसे क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। 24 दिन के बाद शैनन पुलिस को सेफ़ मिल चुकी थी, इसलिए पुलिस उसको अब इलाज वगैरह कराने के लिए एक अच्छे सुरक्षित जगह पर ले गई, उसको वहाँ पर रखा। उसके बाद इन्होंने पहले लियोन को सूचित किया। लियोन बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि उसकी बेटी ज़िंदा है, वो बिल्कुल खुशी से एक तरह से पागल हो गया। फिर कैरन को बताया गया, लेकिन ये देखकर पुलिस को काफ़ी झटका लगा कि कैरन का रिएक्शन कुछ अजीब था। पहले तो वो खड़ी रही, उसको ऐसा लग रहा था समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस तरह से रिएक्ट करे। फिर घूम गई, फिर रोने लगी और उसके बाद जब सबने कहा कि अरे खुश हो जाओ तुम्हारी बेटी ज़िंदा है, तो किसी तरह से उसने थोड़े बहुत इमोशंस शो किए, लेकिन उसने ज़्यादा इमोशन शो नहीं किए। उसके बाद पुलिस कैरन को वहाँ ले गई जहाँ पर शैनन को रखा गया था, लेकिन उसे सीधे नहीं मिलवाया गया। उसको एक शीशे के माध्यम से शैनन को दिखाया गया। बीच में एक डिवाइडर लगा हुआ था जिससे वो तो शैनन को देख सकती थी, लेकिन जो शैनन थी वो कैरन को नहीं देख सकती थी। कैरन उस समय भी बिल्कुल इमोशनलेस थी। उसने शैनन की वेलबींग के बारे में कुछ भी नहीं पूछा कि आपको कहाँ मिली, कैसे मिली, उसकी तबीयत ठीक है, ऐसा कुछ भी उसने सवाल नहीं किया। पुलिस ने कहा कि उसे कुछ समय तक शैनन को रखना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो कैरन ने कहा हाँ ठीक है, जो करना है करो। मतलब वो बिल्कुल ही ब्लैंक थी एक तरह से।
वो पुलिस से बिल्कुल भी जिद नहीं कर रही थी कि मुझे एक बार तो शैनन से मिलवा दो, जैसे कोई भी आम माँ करती, लेकिन उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसको लग रहा था ठीक है, मिल गई तो मिल गई। उसने एक बार भी ये भी नहीं पूछा कि ये सारी प्लानिंग किसने की थी, वो कौन व्यक्ति था जिसने शैनन को उठाया। और आप भी अब तक समझ ही गए होंगे कि इस सारे प्लान के पीछे कौन था। और माइकल ने भी यही बताया कि ये जो सारी प्लानिंग की थी वो मैंने नहीं की थी, बल्कि ये सारी प्लानिंग कैरन ने की थी। और ऑब्वियस है इस स्टोरी के शुरू से ही कि ये सारी जो एबडक्शन की प्लानिंग थी ये किसने की होगी, कैरन ने ही की होगी, तो आप अभी तक समझ ही गए होंगे। लेकिन वियर्ड बात यह है कि इसने ऐसा क्यों किया। अब पुलिस ने कैरन से पूछताछ की, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। पुलिस के पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें कैरन को इस समय छोड़ना पड़ा। जब कम्युनिटी के पास ये खबर पहुंची कि शैनन मिल गई है तो वो बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड हो गए। उन्होंने बहुत सारे पटाखे चलाए, स्ट्रीट पार्टीज़ की, और आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि लोग कितने ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे थे शैनन को ढूंढने के लिए। जितने भी कम्युनिटी के लोग थे जहाँ पर ये कैरन एंड शैनन रहा करते थे, ये लोग भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे सर्च में और हर तरह के ऑपरेशन में, और अब वो बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन कुछ दिन बाद ही इन्हें अब कैरन पर शक होने लगा, जब उन्होंने देखा कि शैनन घर वापस क्यों नहीं आ रही है, पुलिस उसे कैरन को क्यों नहीं दे रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जो कैरन है उसकी हालत अब ज़्यादा ख़राब लग रही है, बजाय उसके कि जब उसकी बेटी मिसिंग थी उससे ज़्यादा अब कैरन की हालत अब ज़्यादा ख़राब लग रही है। शायद कैरन डर रही थी कि अब मैं फंसने वाली हूँ, जेल जाने वाली हूँ। इसके कुछ दिन बाद ही पुलिस ने क्रेग को अरेस्ट कर लिया, जो कि कैरन का करंट बॉयफ्रेंड था। आपको मैंने बताया ही था कि जब शैनन मिसिंग थी तो बहुत सारे घरों की तलाशी ली गई, और जब कैरन के घर की तलाशी ली गई थी तो इनके कंप्यूटर वगैरह भी सीज कर लिए गए थे। इसमें क्रेग का लैपटॉप भी था। तो जब इस लैपटॉप की जांच हुई तो पता चला कि क्रेग के लैपटॉप में बच्चों की कुछ बहुत गंदी पिक्चर्स थी, और ये क्योंकि एक अपराध है इसलिए इसको अरेस्ट किया गया था। अब जब ये बात कम्युनिटी में फैली तो लोगों को और ज़्यादा शक हो गया कि कैरन और क्रेग दोनों ही शैनन की किडनैपिंग में इन्वॉल्व थे। जूली, जो कि कैरन की फ्रेंड थी और बहुत ज़्यादा सर्च में इन्वॉल्व थी, इसके अलावा नेटली, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, जिसने पहले भी शक जताया था कि कैरन कुछ ना कुछ छुपा रही है, इन दोनों ने अब पुलिस को ये अपना शक बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि कैरन भी इन्वॉल्व है। पुलिस को तो खैर पहले से ही लगता था। इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम कैरन से खुद अपने स्तर पे ये बात उगलवाएंगे। तो अब नेटली और जूली दोनों ही कैरन से मिलने लगे, उसके साथ बैठकर बातें करने लगे और दबाव डालने लगे कि हमें ऐसा लगता है कि तुम ही शैनन की किडनैपिंग में इन्वॉल्व थी। और फिर अंत में कैरन ने एक दिन अपना गुनाह कबूल कर लिया, उनके सामने टूट गई और कहा कि हाँ, मैं ही इन्वॉल्व थी, मैंने ही ये सब कुछ करवाया था। अब कैरन को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर चाइल्ड नेगलेक्ट और परवर्टिंग द कोर्ट ऑफ जस्टिस का इल्ज़ाम लगा। परवर्टिंग द कोर्ट ऑफ जस्टिस ये होता है कि न्याय को होने से रोकना। ये ब्रिटेन में काफ़ी कॉमन है और लोगों को इसमें उम्र कैद तक की सज़ा भी मिल सकती है। अब कैरन और माइकल को इंटरव्यू किया गया, तब माइकल ने बताया कि ये जो घटना हुई थी जिसमें कैरन माइकल की गोद में आकर बैठ गई थी, इसके कुछ दिन बाद ही कैरन माइकल से आकर मिली। शायद इसने ये सब इसलिए किया था, उससे ज़्यादा क्लोज़ होने का प्रयास, ताकि वो उसको उसके प्लान में शामिल कर सके। तो ये माइकल से आकर मिली, उसने माइकल से कहा कि मेरे किसी एक बच्चे को एबडक्ट कर लो, किडनैप कर लो, उसके बाद कोई ना कोई इनाम पुलिस घोषित करेगी, और जब ये इनाम की रकम बहुत अच्छी बड़ी हो जाएगी तब हम उस बच्चे को किसी सीसीटीवी के आसपास छोड़ देंगे, और उस कैमरे के सामने ही तभी अचानक से तुम आना और ये दिखाना कि तुम्हें अचानक से वो बच्चा दिख गया है, उसको लेकर तुम पुलिस के पास जाओगे और ये जो इनाम की रकम है वो तुम्हें मिल जाएगी। अब शैनन के केस में ये इनाम की रकम 50,000 पाउंड्स हो चुकी थी, तो अब ये जो इनाम की जो भी रकम होगी वो हम आधी आधी बांट लेंगे और इस तरह से हम दोनों अमीर बन जाएंगे। तो पहले इन लोगों का प्लान था कि ये कैरन के किसी बेटे को किडनैप करने वाले थे, लेकिन बाद में कैरन ने खुद ही कहा कि नहीं, तुम शैनन को किडनैप करो क्योंकि वो एक लड़की है, और लोग ज़्यादा पैनिक करेंगे और इनाम की रकम ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी, पुलिस भी ज़्यादा प्रयास करेगी उसको ढूंढने का, और लोग भी ज़्यादा परेशान होंगे क्योंकि किसी लड़की के होने पर लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। और ये सारी बातें जानने के बाद जो यूके की मीडिया थी वो अब कैरन को वर्स्ट मॉम ऑफ द यूके कहकर बुलाने लगी। इस तरह के आर्टिकल छपे जहाँ पर उसको वर्स्ट मॉम ऑफ द यूके का टाइटल दिया गया है। इसके बाद कैरन ने नॉट गिल्टी प्लीड किया, इसलिए अब उसका ट्रायल शुरू हुआ। उसने अपनी गलती नहीं मानी, इसलिए अब उसको मुकदमा झेलना था। अब कुछ और हॉरिफिक बातें सामने आई। जब शैनन को कैप्टिविटी में रखा गया था, यानी कि कैद करके रखा गया था, तब उसे एक लिस्ट दी गई थी रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जो कि उसे फॉलो करने थे वहाँ रहते हुए। ये लिस्ट आप देख सकते हैं। इस लिस्ट में लिखा है शैनन के लिए कि तुम्हें कोई भी ज़्यादा शोर वोर नहीं मचाना है, अपनी फीट को बैंग नहीं करना है फर्श पर, इसके अलावा तुम्हें खिड़कियों के पास नहीं जाना है, तुम्हें मेरे आए बिना कोई भी काम नहीं करना है, जब मैं यहाँ पर आऊँगी या फिर माइकल होगा तभी तुम्हें कुछ भी करना है। अगर टीवी देखना है तो तुम्हें टीवी वॉल्यूम लो रखनी है, 8 से ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होनी चाहिए।
उसमें ये भी लिखा था कि तुम सुपर मारियो गेम खेल सकती हो, तुम कुछ डीवीडी देख सकती हो, इसके अलावा सीडी में म्यूज़िक भी सुन सकती हो, लेकिन सब कुछ लो वॉल्यूम में रखना है। नीचे लिखा था IPU, जिसका मतलब था आई प्रॉमिस यू। जब शैनन अपने घर में थी तब भी कैरन उसे बार बार कहती थी आई प्रॉमिस यू, अगर तुम ये नहीं करोगी तो तुम्हारे साथ मैं बहुत गलत करूँगी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इस तरह की ये धमकी थी एक तरह की, जो कि इसने इस लेटर में भी लिखी है। IPU मीन्स आई प्रॉमिस यू। शैनन ने ये सारे रूल्स फॉलो किए, उसे पता था कि मुझे फॉलो करने ही हैं। उनके नीचे यानी कि माइकल के घर के नीचे जो नेबर्स रहते थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी कभी छोटे छोटे फुट स्टेप्स सुने थे 1-2 बार, लेकिन उन्हें ज़्यादा कुछ भी शक नहीं हुआ, उन्हें ज़्यादा आवाज़ वहाँ से नहीं आती थी। इसके अलावा जब माइकल बाहर जाता था तो वो शैनन को एक बहुत बड़ी इलास्टिक की रस्सी से बांध के जाता था, जो कि उसने खुद ही बनाई थी। ये जो इलास्टिक की रोप थी ये शैनन पर लगा दिया करता था और इसका दूसरा सिरा छत पर अटैच था। ये सिर्फ इतनी ही बड़ी थी जो कि शैनन सिर्फ बेडरूम और बाथरूम के बीच में ही मूवमेंट कर सकती थी, इससे ज़्यादा दूर वो नहीं जा सकती थी। इसके अलावा शैनन जिस रूम में थी वहाँ पर एक डॉग कॉलर और एक चेन भी मिली, शायद वो उसको उससे भी बांध कर रखते थे। इसके अलावा इन्हें वहाँ पर 2 बड़े बड़े बैग मिले जो कि पूरी तरह से पैक्ड थे। शायद कैरन ने कहा होगा माइकल को कि अगर पुलिस को ज़्यादा शक हुआ या कुछ भी हुआ तो तुम शैनन को यहाँ से लेकर भाग जाना। इसके अलावा माइकल ने 600 पाउंड्स और रास्ते में जो तबीयत एक्सेट्रा ख़राब होती है बच्चों की, उससे संबंधित दवाइयाँ भी लेकर रखी हुई थी। इसके अलावा शैनन को लगातार एक दवाई दी जाती थी जिसका नाम था मैज़ापेन। ये उसको इसलिए दी जाती थी जिससे वो शांत रहे। ये जो दवाई होती है ये इंसोम्निया के इलाज में यूज़ होती है, यानी कि जो नींद ना आने की बीमारी होती है उसके लिए यूज़ होती है। ऑब्वियसली नींद ना आने की बीमारी में आप नींद लाने की दवाइयाँ देंगे, इसलिए शायद ये नींद लाने की ही ड्रग्स रही होंगी। पुलिस को बाद में ये भी पता चला कि शैनन को ये दवाइयाँ सिर्फ यहीं नहीं दी गई, जबकि कैरन शैनन को ये दवाइयाँ 2 साल पहले से देती आ रही थी। घर पर भी उसे शांत रखने के लिए इस तरह की दवाइयाँ दी जाती थीं। इसके अलावा शैनन जहाँ पर बंद थी वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो घर काफ़ी गंदा और फैला हुआ था। लेकिन शैनन ने कहा कि मेरे पुराने घर से, यानी कि अपनी माँ के साथ जब वो रहती थी कैरन के साथ, उस घर से ये घर काफ़ी अच्छा था और यहाँ की जो लिविंग कंडीशंस थी वो वहाँ से तो बहुत बेहतर थी। शैनन को अपनी कैप्टिविटी के दौरान कुछ पेपर्स और पेन्स भी दिए गए थे, तो उसने बहुत सारे लेटर्स लिखे थे अलग अलग लोगों को। ज़्यादातर लेटर्स उसने अपने भाई को लिखे थे, जिसमें उसने लिखा था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि माइकल तुमसे जल्दी ही मिलाने के लिए ले जाएगा। माइकल ने यह भी कहा कि मैं इसको शैनन को कभी कभी बाहर ले जाया करता था, हुडी पहनाकर उसे पार्क वगैरह में घुमाया करता था और मैं उसको बहुत नॉर्मल ज़िंदगी में रखने की कोशिश करता था। मैंने उसे बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं किया, उस पर कोई भी अत्याचार नहीं किया और मुझे शैनन से धीरे धीरे लगाव ही हो गया था। मैं उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था। जब ट्रायल शुरू हुआ तो कैरन ने और माइकल ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की, या जिसे हम कह सकते हैं कि इल्ज़ाम थोपने की कोशिश की। उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। उन्होंने कहा कि दूसरे ने ही उन्हें ये मजबूर किया करने के लिए। और सच तो ये है कि आज के दिन पर भी हम पूरी तरह से सच को नहीं जानते कि किसने एग्जैक्टली क्या किया, क्योंकि उन लोगों ने खुलकर कुछ भी नहीं बताया, बस एक दूसरे पर ही इल्ज़ाम लगाते गए। हम ये तो समझ ही सकते हैं कि जो मेन मास्टरमाइंड रही होगी इसमें कैरन ही रही होगी। वैसे भी माइकल का IQ तो वैसे भी इतना कम था कि वो बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड इसमें लग नहीं रहा है कि इतनी ज़्यादा वो प्लानिंग कर सकता था। कैरन चाहती थी कि रिवॉर्ड मनी लेकर वो एक हॉलीडे पर जाए, इसके अलावा अपने लिए तरह तरह की चीज़ों की शॉपिंग करे जिसका वो सपना देखती थी। और बाद में जब ये केस हो गया, अभी तक तो शायद नहीं, लेकिन इस केस के होने के बाद वो इन्जॉय करने लगी थी लाइमलाइट को भी, या हम कह सकते हैं स्पॉटलाइट को भी। मीडिया में आने को अब वो इन्जॉय करने लगी थी और अब इसका एक ये मोटिव भी बन चुका था कि वो एक सेलिब्रिटी बन जाए। ये भी र्यूमर्स हैं कि कैरन ने अपनी बेटी का अबडक्शन एक टीवी सीरीज़ या टीवी शो देखकर किया था जिसका नाम था शेमलेस। उसमें भी एक बच्चे का फेक अबडक्शन किया जाता है और शायद इसी से वो इंस्पायर्ड थी। उस सीरीज़ में भी ये दिखाया गया था कि रिवॉर्ड मनी के लिए उस बच्चे का अबडक्शन किया गया था। अब ट्रायल के अंत में कैरन को सारे चार्ज में दोषी पाया गया। ये चार्जेस थे किडनैप, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड परवर्टिंग द कोर्स ऑफ जस्टिस। अब जब ये सब कुछ साबित हो गया तो ये जानकर आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि उसे कितनी सज़ा मिली। उसे सज़ा मिली सिर्फ 8 ईयर्स की जेल की, जबकि उस पर 3 बहुत ज़्यादा सीरियस चार्जेस थे। इनमें से जो ये चार्ज है परवर्टिंग द कोड ऑफ जस्टिस, ये तो मैंने आपको बताया है कि ये काफ़ी सीरियस चार्ज है, इसमें उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी उसे सिर्फ 8 साल की सज़ा मिली। इसके अलावा उसको एक 6 वीक के पेरेंटिंग कोर्स को अटेंड करने की भी परमिशन मिली, जो कि ये सिखाता कि आपको किस तरह से पेरेंटिंग करनी है, यानी कि अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। मुझे नहीं लगता कि इस कोर्स से उसे कोई भी फ़ायदा हुआ होगा।
माइकल पर भी यही सारे चार्जेस लगाए गए और उसको भी सिर्फ 8 साल की सज़ा सुनाई गई। अब जो क्रेग था, जिसके कंप्यूटर से इंडिसेंट पिक्चर्स मिली थी बच्चों की, उसको सिर्फ 8 हफ्तों की सज़ा सुनाई गई। और मज़े की बात यह है कि वो ऑलरेडी 8 हफ्ते लॉकअप में रह चुका था, इसलिए उसको तुरंत ही रिहा कर दिया गया, उसे छोड़ दिया गया और अब वो आराम से आज़ाद बाहर घूम रहा था। कैरन अपनी सज़ा के बाद भी लगातार ये अपील करती रही कि ये सज़ा गलत है और उसने कुछ भी नहीं किया है। और उसके बाद उसने ये भी अपील की कि मैं यूके की वर्स्ट मदर नहीं हूँ। और क्यों नहीं हूँ? क्योंकि शैनन मरी नहीं। उसने कहा कि मैंने किसी का भी मर्डर नहीं किया, मैंने सिर्फ किडनैप किया था, इसलिए मैं यूके की वर्स्ट मदर नहीं हूँ। और अभी तो आपको ये जानकर और ज़्यादा आश्चर्य होगा कि कैरन ने सिर्फ 4 साल जेल में बिताए। उसको 4 साल बाद ही छोड़ दिया गया, शायद उसके बिहेव के कारण। और 4 सालों के बाद अप्रैल 2012 में उसको आज़ाद कर दिया गया सड़कों पर फिर से घूमने के लिए। ये केस करने के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि उसके इतने ज़्यादा सीरियस ऑफेंसेस थे, उसके बाद भी बस उसे थोड़ी थोड़ी सज़ा देकर रिहा कर दिया गया। इससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि किस तरह के भी अपराध कर लो। इतना ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ किया, नेगलेक्ट किया, किडनैपिंग तक करा दी, उसके बाद भी ये 4 साल बाद ही रिहा हो गई और अब उसको रिहा हुए भी 10 साल हो चुके हैं। और इसके अलावा जो माइकल था उसने शायद इससे भी कम सज़ा भुगती। ऐसा कहा जाता है कि वो कैरन से भी पहले छूट गया था, उसको भी अर्ली रिहा कर दिया गया। और अब आज की डेट में भी जो कैरन है वो स्पॉटलाइट लगातार बटोर रही है। वो अलग अलग शोज़ में जाती है और लोगों को इंटरव्यूज़ देती है। लोग उसकी साइकोलॉजी जानने के लिए भी उसके साथ बहुत सारे इंटरव्यूज़ करते हैं, जिससे उसको अभी भी स्पॉटलाइट मिलती है। और ऑब्वियसली पैसा भी मिलता ही होगा, क्योंकि बिना पैसा लिए तो वो उन शो में जाती नहीं होगी। यानी कि उसके इन अपराधों ने उसे सेलिब्रिटी बना दिया, उसे पैसा कमाने का जरिया बना दिया। इस तरह के अपराध करके बाकी लोगों को भी सीख मिल सकती है, प्रेरणा मिल सकती है कि हम इस तरह के अपराध करें और उसके बाद हम लाइमलाइट में उसके बाद ज़िंदगी भर आराम से बैठकर खाएं। अब उसके बारे में एक रीसेंट स्टोरी है कि उसका एक नया अफेयर जो शुरू हुआ है वो एक कन्विक्टेड, यानी कि उस पर साबित हो चुका है बच्चों के साथ यौन शोषण करने का आरोप। एक ऐसे व्यक्ति के साथ अब कैरन का रिलेशनशिप है और अब वो उस व्यक्ति के साथ एक और बच्चा पैदा करना चाहती है। इस घटना के बाद शैनन को एक नई आइडेंटिटी दी गई। इसके अलावा उसको रीहोम कराया गया, यानी कि उसको एक नए माँ बाप मिले। अब वो अपने अर्ली 20s में होगी। आज तक वो इस घटना के बाद कैरन से कभी भी नहीं मिली। उसको परमिशन नहीं दी गई कैरन को कि कभी भी वो शैनन को देख भी सके। अब वो कहाँ है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। शैनन अब अपनी एक नई ज़िंदगी जी रही है। पता नहीं शैनन को कैसा लगता होगा कि उसके केस से उसकी माँ अभी तक लाइमलाइट बटोर रही है, तरह तरह के इंटरव्यू कर रही है। इसके अलावा कैरन ने कभी भी पब्लिकली कभी माफ़ी नहीं मांगी अपनी बेटी से, ना ही कभी कोई पछतावा शो किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी व्यक्ति के लिए कि कोई बात नहीं, अगर आपके साथ कोई अपराध हुआ भी है तो भी दूसरा व्यक्ति माफ़ी मांग ले, लेकिन ऐसा कैरन ने कभी भी नहीं किया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मैडली मकेन की स्टोरी भी आप जाकर देखें, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी, इसलिए मेरी शुरू की स्टोरीज़ में वो एक स्टोरी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हो सकता है आपको मेरी स्टोरी टेलिंग उस समय की अच्छी ना लगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग फिर भी उसे जाएं और देखें, क्योंकि उसमें मैंने सारे फैक्ट्स कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज़। थैंक यू सो मच।